गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल संस्कृति और आस्था से जुड़े कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा। गुजरात के गौरव को और बढ़ाने का ये सौभाग्य मिलना, आपके बीच आना और आप सबके आशीर्वाद लेना, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के लोगों का, सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। इतना प्यार आपने दिया। सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट सामान्य सूरतवासियों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, ये अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताया गया कि अमृत सरोवर, 75 अमृत सरोवर सूरत में उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके लिए भी जिले के सभी साथी, शासन, प्रशासन, हर कोई और मेरे सूरतवासी भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3 P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4 P का उदाहरण है। 4 P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप।
यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। भाइयों और बहनों, पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है, तेजी से प्रगति की है। आज हम अक्सर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत का गर्व से जिक्र करते हैं, लेकिन ये सूरत के लोगों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवनदान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली। आज भाकर और बामरोली में नई कैपेसिटी जुड़ गई है। यहां जिन साथियों को काम करते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो इस बदलाव के बहुत बड़े साक्षी हैं। बीते वर्षों में सूरत में झुग्गियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इन 2 दशकों में यहां गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब करीब 80,000 घर बनाए गए हैं। सूरत शहर के लाखों लोगों के जीवन स्तर में इससे सुधार आया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और घर बनाने में भी तेजी आई है और सूरत के गरीबों, मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अभी तक लगभग 4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज गुजरात के और लगभग 1.25 लाख मरीज ये मेरे सूरत के हैं। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी, ठेले पर काम करने वाले देश के लगभग 35 लाख साथियों को अभी तक बैंकों से बिना गारंटी का सस्ता ऋण मिल चुका है। अभी शायद आपने दुनिया में बहुत जाने माने दानवीर बिल गेट्स का एक आर्टिकल पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक लेख लिखा है, उसमें इन 7 चीजों का उल्लेख किया है उन्होंने। साथियों,
इसमें गुजरात के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को और सूरत के करीब 40,000 साथियों को इसकी मदद मिली है। साथियों, सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रांदेर, अड़ायण, पाल, हजीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल पहल दिखती है वो 20 साल के अखंड एकनिष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जन भर से ज्यादा पुल है जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरत वासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस स्तर की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाई और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वे सभी सूरत की इस भी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों, कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का, पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है और इससे सायन हो, ओलपाड़ हो, इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सुरती लोगों की खासियत है, सुरती लाला એને મોજ કર્યા વગર ન ચાલે। અને બહારથી આવનારો માણસ પણ જોતામાં સુરતી લાલાના રગે રગાઈ જાય। અને હું તો કાશીનો એમપી છું એટલે લોકો રોજ મને સંભળાવે સુરતનું જમણ, કાશીનું મરણ। અને સાંજ પડી નથી કે ताप्ती नदी ने आसपास इन इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी। उठने, बैठने, सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाई और बहनों,
एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती हैं, कितने ही ये लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है, ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हम फेरी की वजह से भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा। अब परमानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढो करके काशी तक जाया करेगी
इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा, यहां के मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को होगा। बहुत जल्द सूरत बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये सूरत पहचाना जाएगा। सूरत की नित्य नई नई पहचान बनती है। कभी सिल्क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसमें सूरत को बधाई देता हूं इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ સુરતવાસીઓનો જેટલો આભાર માનવું એટલો ઓછો। સુરતે ઉદાહરણરૂપ પ્રગતિ કરી છે દોસ્તો। હિન્દુસ્તાનમાં સુરતના સમકક્ષ અનેક શહેરો છે, સુરતે બધાને પાછળ પાડી દીધા છે અને આ શક્તિ ગુજરાતમાં જ છે દોસ્તો। આ ગુજરાતની શક્તિને ઊંડી આંચ ના આવે, ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને કોઈ ઉણપ ન રહે, એના માટે કોટી કોટી ગુજરાતીઓ પ્રતિબદ્ધ છે, સંકલ્પબદ્ધ છે। એ જ વિશ્વાસ સાથે ફરી એકવાર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह, खबर है कि कल पर्चा भर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं कल नामांकन करूंगा और दिग्विजय सिंह के नामांकन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर 10 जनपद पर लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी तेज है और थोड़ी देर में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। क्या सब कुछ ऑल इज वेल होगा, क्योंकि पहले चर्चा सिर्फ अशोक गहलोत को थी, लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब कई नाम निकलकर सामने आ गए। मौसमी हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, 10 जनपद पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब जब दिग्विजय सिंह का नाम निकलकर सामने आ गया है तो फिर इसके मायने क्या निकाले जाएं और अशोक गहलोत का भविष्य यहां से क्या देख रही हैं आप इस पूरे विवाद के बाद? देखिए, इसके मायने यही है, एक तरफ दिग्विजय सिंह एआईसीसी पहुंच गए हैं, गहमा गहमी जोरों पर है। इसी दफ्तर में वो जाएंगे नामांकन पत्र लेने के लिए, जो कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का दफ्तर बना हुआ है और यहाँ पे पूरी तैयारी है। आज मधुसूदन मिस्त्री नहीं, राजेश मिश्रा उनको नामांकन पत्र देंगे और कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
दूसरी तरफ अशोक गहलोत अभी भी जोधपुर हाउस में बैठे हुए हैं। उनकी मुलाकात आप मान के चलिए 12 बजे तक सोनिया गांधी से नहीं हुई है। इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। क्या उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है? क्या कल भी जिस तरह से 5 बजे आना था? चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कल नामांकन भरूंगा, आज फॉर्म लेने आया हूं। मौसमी, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ गई। अब अशोक गहलोत को लेकर कुछ जानकारी आप दे रही थी, क्यों नहीं इंतजार कराया गया, मुलाकात नहीं हो पाई? जी, अभी भी अशोक गहलोत अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके खेमे से जो खबर आ रही है उनको इंतजार है कि जब पार्टी आलाकमान इशारा करे तो वो नामांकन पत्र ले और दाखिल करे। अभी तक अशोक गहलोत की तरफ से नामांकन पत्र भी नहीं लिया गया है। तो क्या एक सवालिया निशान लग गया है अशोक गहलोत की उम्मीदवारी पर? क्या राजस्थान का जो सियासी संकट या बगावत हुई उसके चलते ये परिस्थितियां बदली है? दिग्विजय सिंह ने ये दो टूक कहा था कि उनको किसी ने कहा नहीं है नामांकन पत्र भरने के लिए, वो खुद भर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं दिखाएं और जताएं और बीजेपी को संदेश दें कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस में बहुत खिचड़ी पक रही है। एक बड़ा धड़ा अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ा हो गया है। उनको लगता है कि जो अशोक गहलोत ने किया वो ठीक नहीं किया और पार्टी हाईकमान के साथ उन्होंने मजाक किया है, पार्टी हाईकमान का अपमान किया है। ऐसे में अगर अशोक गहलोत नामांकन पत्र भरते हैं तो उनको गांधी परिवार का आशीर्वाद, सोनिया गांधी का आशीर्वाद चाहिए होगा, वरना बड़ा खेल हो सकता है अगर कोरोना मुकाबला होता है। बिल्कुल मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार फिर से हम सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से क्या बड़ा बयान दिया गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह की अब सीधी सीधी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिग्विजय सिंह लड़ेंगे और वो कह रहे हैं कि आज नामांकन पत्र लेने आया हूं, कल फॉर्म भरूंगा। जरा सुनिए दिग्विजय सिंह को। चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो मैं आज नामांकन पत्र लेने आया हूं, कल इसे भरूंगा। ये बयान आपने दिग्विजय सिंह का सुना। मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की उम्मीदवारी में सामने आ चुके हैं। उन्होंने खुद इस उम्मीदवारी की मोहर लगाई और अब से थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह ने खुद इस बात का ऐलान किया। पर्चा भरने के लिए दिग्विजय सिंह नामांकन पत्र ले चुके हैं और इसके साथ ही अब खबर यह है कि अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से मिलने का अब तक वक्त नहीं मिला है। सोनिया गांधी से मिलने कल ही दिल्ली पहुंचे हैं अशोक गहलोत, अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे थे, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनकी उम्मीदवारी पर सस्पेंस है। इधर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह अपना नामांकन पत्र ले चुके हैं और कल फॉर्म भरने की बात कह रहे हैं, यानी उम्मीदवारी दिग्विजय सिंह की पक्की हो गई। अब अगर दिग्विजय सिंह उम्मीदवारी कर रहे हैं तो फिर कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। क्या अशोक गहलोत की उम्मीदवारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं? क्या अशोक गहलोत अभी भी पर्चा लेंगे? क्योंकि आपको बता दें अशोक गहलोत ने अब तक पर्चा नहीं लिया है और सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं। शुरुआत में वो अकेले प्रबल दावेदार थे, उनके साथी जो दावेदार थे उनकी दावेदारी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, उनकी राजस्थान की सीएम पद की कुर्सी और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी, दोनों को लेकर संशय बरकरार है। उनके गुट का क्या होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वो लड़ेंगे और कल पर्चा भरेंगे दिग्विजय सिंह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
दिग्विजय सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में खुद ही इस बात का ऐलान किया है कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं। मैं आज नामांकन पत्र लेने आया हूं, कल मैं उनसे भरूंगा और कल पर्चा भर दिया जाएगा। इधर बार बार आपको बता रहे हैं कि 10 जनपद पर मुलाकातों का दौर जो है, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। लेकिन हैरानी और बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत जो कि कल ही पहुंच गए थे, वो अब तक मुलाकात नहीं कर पाए हैं सोनिया गांधी से। ये मुलाकात क्यों नहीं हुई है? क्या अशोक गहलोत को कोई संदेश दिया जा रहा है? इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, दिग्विजय सिंह यहां पर्चा लेने के लिए आए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर जो पर्चा है उसे लेने दिग्विजय सिंह पहुंचे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और यहां पर पर्चा लेने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी जो है अब पक्की मानी जा रही है, नामांकन पक्का माना जा रहा है और यही वजह है। देखिए इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से, जहां पर दिग्विजय सिंह नामांकन का पर्चा लेने के लिए पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था, कहा था आज पर्चा लूंगा, कल नामांकन दाखिल करूंगा और अब इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। राहुल, दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में पर्चा लेते हुए इस खबर के मायने क्या निकाले जाएं? कितना बड़ा संदेश और संकेत? देखिए, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लान बी है आला कमान का, क्योंकि जब तक इशारा नहीं किया गया होगा, आप मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह, क्योंकि उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे, आपको ध्यान होगा चिदम्बरम साहब, तो आप ये मान के चलिए कि एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इसको देखा जा सकता है कि अशोक गहलोत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है आला कमान कि आप जिस तरीके का बात हुई थी हम दोनों के बीच में कि आप मुख्यमंत्री पद का जो दावा है उसको छोड़ दीजिए और आप दिल्ली में आकर अध्यक्ष पद संभालिए, उसको लेकर क्योंकि अब सब कुछ खटास में पड़ गया है, तो ऐसे में एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय है, जैसे आप जानते हैं कि गांधी परिवार शुरू से ये कहता रहा है कि ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, हमारा कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, हम किसी को बैक नहीं कर रहे हैं, जिसको दाखिल करना है नॉमिनेशन वो दाखिल कर सकता है। कल दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि मैं पर्चा दाखिल करूंगा। आज यहाँ पर पर्चा लेते तस्वीरें आ रही हैं, क्या वाकई में सब कुछ फ्री एंड फेयर है? बिना आला कमान के आदेश के वो पर्चा लेने जा सकते हैं या अशोक गहलोत जिनके नाम की प्रबल दावेदारी थी अब तक उन्होंने पर्चा नहीं लिया है, वो इंतजार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो जाए? तो क्या ये सब कुछ फ्री एंड फेयर है या जो आप कह रहे थे कि ये प्लान बी का हिस्सा है जहां पर दबाव वाली टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा है दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता को आगे करके? देखिए, इतना सीनियर व्यक्ति जाहिर है कि जब तक उनको कोई इशारा नहीं किया गया होगा तब तक वो पर्चा दाखिल नहीं कर सकते। और आपको ध्यान होगा जब शशि थरूर ने ये कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो वो 10 जनपद पर पहुंचे, तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद जब अशोक गहलोत का नाम चलने लगा तो वो 10 जनपद गए, उन्होंने ब्लेसिंग्स ली 10 जनपद की। तो आप ये मान के चलिए कि जाहिर है इसमें कहीं ना कहीं ये प्लान बी का हिस्सा हो सकता है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो इनिशियल आइडिया था कि अध्यक्ष पद संभाले अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री बने कोई और, उसी पर काम किया जा रहा है। देखिए, जयपुर में जो घटा उसके बाद से सब कुछ कांग्रेस पार्टी में बदल चुका है, क्योंकि आला कमान ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आहत है, गुस्से में भी है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सीएलपी मीट का बॉयकॉट किया गया। और अगर आपने वो 9 पन्नों की रिपोर्ट को, अगर आप जो कंटेंट्स मीडिया में लीक हुए, उसमें साफ तौर पर डायरेक्टली तो इंडायरेक्ट नहीं किया है अशोक गहलोत को, लेकिन ये कहा गया है कि उनको जानकारी थी, उनसे पूछकर ये सीएलपी। What time tomorrow, sir? Well, the timing is between 11 and 3. 11 and 3. Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going to fight Ashok Gehloत? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. You will come to know. Is it just a posturing? Sir, is it just a posturing? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए आप कर रहे हैं? पार्टी में Why don't you take me seriously? सर, आपका सीरियस उम्मीदवार है कि नहीं? दिग्विजय सिंह तो देखिए 2-3 सवाल यहां पर आज तक के संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे पूछे। पहला सवाल पूछा कि सर क्या आप नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वापस नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए।
दूसरा सवाल जो मौसमी ने महत्वपूर्ण पूछा वो ये था कि क्या ये सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है। इस पर उनका जवाब भी गोल मटोल था, यानी कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से बातें नहीं आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार ये खबरें चल रही हैं कि अशोक गहलोत पर दबाव बनाने के लिए ये प्लान बी का हिस्सा है। राहुल, अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो राहुल, जो बातें हम और आप कर रहे थे मौसमी के सवाल और दिग्विजय सिंह के जवाब से, उसके संकेत निकल कर आ रहे हैं कि यह प्लान बी प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह खुद श्योर नहीं है कि वो नामांकन वापस लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए, बिल्कुल मौसमी जो हमारे सहयोगी उन्होंने सवाल पूछे, और अगर आप ध्यान से उन सवालों का जो जवाब है वो सुने तो उन्होंने 19 अक्टूबर के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 4 तारीख तक का इंतजार करिए। यानी आप ये जैसे उन्होंने खुद कहा कि आप मेरे को सीरियसली लीजिए और इंतजार करिए कि कौन विड्रॉ करता है। तो आप ये देख के मान के चलिए कि एक पॉस्चरिंग है। जैसे सवाल भी पूछा गया उनसे, कुल मिलाकर कि कॉर्नर किया जाए, उनको अशोक गहलोत के ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि देखिए अगर आप नहीं तो कोई और सही। लेकिन अध्यक्ष तो, क्योंकि चुनाव अब चल रहा है, पार्टी को अध्यक्ष चुनना ही चुनना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप बात नहीं, देखिए मैं आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं। सोनिया गांधी से जिस मुलाकात के बारे में बात चल रही थी कल रात से, उस मुलाकात से पहले यहां पर मुकुल वासनिक पहुंचे थे और ठीक उसी समय पी चिदम्बरम पहुंचे थे दिग्विजय सिंह के घर पे। मुकुल वासनिक यहां से निकलते हैं, चिदम्बरम साहब वहां से निकलते हैं दिग्विजय सिंह के घर से, और उसके बाद दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं एआईसीसी दफ्तर। तो अगर आप इन कड़ियों को जोड़ें तो कुल मिलाकर यह है कि सब कुछ अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है नेहरू गांधी परिवार के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में। और इसीलिए अब एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हुई है दिग्विजय सिंह की। बड़े नेता हैं, दशकों की उनकी राजनीति का उनको अनुभव है और एक वो सीनियर लीडर है। जाहिर है अगर वो आते हैं तो इस उनकी एंट्री से कोई भी व्यक्ति असहज होगा, ना सिर्फ अशोक गहलोत असहज होंगे। और ये सवाल उठेगा कि शायद यहाँ मूवमेंट है। मैं चाहूंगा एक बार आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तस्वीरें किस तरीके से हैं। गाड़ी यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे से लगी हुई है अशोक गहलोत साहब की। 10 जनपद पर उनको जाना है। सुबह कहा जा रहा था कि 11 से 12 के बीच में मुलाकात कर सकते हैं। अब फिर दोबारा से यहाँ पर सब कुछ अलर्ट मोड में आ गया है, आप देख सकते हैं। तो शायद अब यहां से थोड़ी देर में अशोक गहलोत यहां से निकल सकते हैं और मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं और कोशिश की जा रही है, शय और मात का एक खेल जारी है। और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन पलक झपकेगा, उस तरीके की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। देखिए मैं आपको कितनी विचित्र स्थिति है। ठीक है, अब देखिए आप हलचल की बात करें, लेकिन एक बार दर्शकों राहुल बता दें, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम बता दें कि अब तक अशोक गहलोत को वक्त नहीं मिला है मुलाकात करने का। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। हलचल के जिक्र हो रहा है, लेकिन खबर यह है कि सोनिया गांधी से अब तक अशोक गहलोत की मुलाकात नहीं हो पाई है, उन्हें वक्त नहीं दिया गया है, जबकि कल रात से वो दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में क्या वजह है कि अब तक मुलाकात नहीं हो पाई? क्योंकि पहले कहा गया 11 बजे तक मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अब तकरीबन 1 बजने को है और ऐसे समय भी अशोक गहलोत से मुलाकात ना हो पाना, क्या इसके भी कोई संकेत है? क्योंकि आपको याद होगा जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे दिल्ली की तरफ से, उनसे मुलाकात नहीं की थी अशोक गहलोत के गुट के विधायकों ने। अब राहुल, बड़ा सीधा सवाल है कि पर्यवेक्षक जो दिल्ली से भेजे गए थे उनसे मुलाकात नहीं की, या कहीं काफी देर बाद की गई अशोक गहलोत के गुट के विधायकों की तरफ से। यहां पर अशोक गहलोत कल रात से इंतजार कर रहे हैं मुलाकात करने के लिए। तो जो ये इंतजार है, क्या इसमें भी कोई संदेश छिपा हुआ है अशोक गहलोत के लिए, नाराजगी का? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कल भी ये खबरें चल रही थी कि वो 3 बजे जयपुर से उड़ान भरेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, फिर खबर आई कि 5 बजे उड़ेंगे, फिर कहा गया कि 8 बजे वहां से फ्लाई करेंगे और अल्टीमेटली वो तकरीबन 10:30 बजे पहुंचे। यानी हरी झंडी नहीं थी उनको 10 जनपद से। लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि थोड़ी देर में अब यहां से जोधपुर हाउस के बाहर से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां से अशोक गहलोत निकल सकते हैं और 10 जनपद पर जा सकते हैं। शायद समय को लेकर क्लैरिटी आ गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो मैसेजिंग की गई कि हाँ भाई सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी दोनों के बीच में समन्वय की अभी भी कमी है। और जिस तरीके से जो घटना घटी जयपुर के अंदर, सीएलपी मीटिंग का बॉयकॉट हो गया, ऑब्जर्वर से एमएलए मिलने ही नहीं गए, शर्त रखी गई कि भाई 19 अक्टूबर तक आप अध्यक्ष बने रहने दीजिए अशोक गहलोत को। उन तमाम चीजों को लेकर जो आला कमान है वो जाहिर है खासा नाराज है, बल्कि आहत भी है। कई लोगों का ये कहना है कि वो बहुत आहत है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब उनके साथ राजस्थान में हो सकता है।
है और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब जो स्थिति है वो ये है कि दो व्यक्तियों ने नॉमिनेशन के जो पेपर्स हैं वो वहां से कलेक्ट कर लिए हैं, भरा अभी तक किसी ने भी नहीं है। ये कितनी विचित्र स्थिति है, करोड़ों लोगों की पार्टी है लेकिन अभी तक किसी एक व्यक्ति ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया है। अब कहा जा रहा है कि कल शशि थरूर और दिग्विजय सिंह पर्चा दाखिल कर सकते हैं और अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या जो अशोक गहलोत है वो पर्चा दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। ये बड़ी बात आपने कही। तो ये जो हलचल फिलहाल आप दिखा रहे हैं, क्या इस हलचल के मायने निकाले जाएं कि शायद वहां से कोई संदेश या संकेत आ गया है कि अब आप आ सकते हैं मुलाकात करने के लिए, या किसी और चीज की हलचल है जो आपको यहां जोधपुर हाउस दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए, इस हलचल को आप दोनों तरीके से अपने हिसाब से डिकोड किया जा सकता है। क्या ये एक मैसेज है कि हाँ जो काम होना था वो अब हो चुका है, अब आप आइए मिलने के लिए, या फिर ये इसीलिए हलचल है कि अब अशोक गहलोत मिलने के लिए जाएं और अभी भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आला कमान की बात भी रह जाए और अशोक गहलोत की बात भी रह जाए। देखिए, मैंने जैसे को पहले भी कहा, ये शय और मात का खेल है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, चाहे वो सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, आला कमान है, या तमाम जो लोग हैं वो बार्गेन कर रहे हैं, हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, ज्यादा लेकर कम देना चाहते हैं और इसी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब ठीक है राहुल, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, लगातार हमारी नजर बनी हुई है, दिग्विजय सिंह को हमने देखा नामांकन पत्र लेते हुए, लेकिन उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक ज्यादा है, उनका नॉमिनेशन कम है। क्या देख पा रही हैं वहां से आप कांग्रेस के हलचल को लेकर? गहलोत को मुलाकात का इंतजार है, दिग्विजय सिंह पर्चा ले लेते हैं लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो नॉमिनेशन करेंगे या वापस लेंगे नहीं लेंगे। तो क्या कांग्रेस की स्थिति देख रही हैं आप, कैसा पशुपेश? देखिए, मैं आपको बता दूं शुभांकर, दिग्विजय सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज थी, अब से कुछ ही देर पहले एआईसीसी से बाहर निकले हैं। उन्होंने ये कहा है कि आज तो नामांकन पत्र लेने आया हूं, अपना पत्र भरकर सबमिट कल करूंगा। कल वैसे भी आखिरी दिन है, तो उन्हें कल ही ये जो पत्र है इसको भरकर देना पड़ेगा। शशि थरूर भी कल लगभग 12:30 बजे के आसपास आएंगे। नॉमिनेशन पेपर वो ले चुके हैं और नामांकन को जो भर के जो सबमिट करना है वो भी कल ही करेंगे। हम इस समय सोनिया गांधी के घर के सामने खड़े हैं, इंतजार हो रहा है, सब टिकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं अशोक गहलोत का। समय शुभांकर अभी तक नहीं मिला है। अशोक गहलोत राजस्थान से, जयपुर से दिल्ली आए ही हैं खासतौर से सोनिया गांधी से मिलने, लेकिन अभी तक समय उन्हें नहीं मिला है। तो इस चीज से यही लगाया जा सकता है कि वजह क्या हो सकती है? क्या जो विधायकों ने पर्यवेक्षकों को इंतजार करवाया था उसका ये रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है? क्या मायने? बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल से कुछ ही देर पहले यहीं पे सोनिया गांधी मिली थी और कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल इसी गेट से निकल के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी मिल नहीं रही है, लेकिन अशोक गहलोत को समय नहीं दिया जा रहा है।